जी नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। तो हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। कामयाबी हाथों के लकीरों में माथे के पसीनों में होती है। न हार होनी चाहिए, न थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। तो जल्दी से बताइए आप लोग के क्या हाल चाल है, सभी लोग कैसे हो, ठीक हो या नहीं ठीक हो, सब कुछ हमें बताइए। वरना आज हम स्टार्ट कर देंगे आज का बेहतरीन सेशन। आज का बेहतरीन सेशन, आज का लाजवाब सेशन आपके सामने आने वाला है। क्या आप लोग तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप लोग बेहतरीन तरीके से आज के सेशन में साथ देने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो मुझे बताइए, अगर हाँ तो भी हमें बताइए। तो चलें स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हम लोग जो है आज की इस वीडियो के अंदर अगला अपना चैप्टर, जिसका नाम है मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ कली अलबेली, चैप्टर 6। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सब कुछ करवा डाले हैं चैप्टर 5 तक के। आपकी ये सीरीज आज खत्म हो गई, मतलब नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो गई। अब आपके सामने ये अगला चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज। इसका नाम क्या है? त्रिभुज। क्यों त्रिभुज? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बस इतना ही पढ़े हो बस हो गया, और कुछ नहीं पढ़ाना। इतना ही पढ़ना इस चैप्टर के बारे में कि त्रिभुज, तीन भुजा से घिरा हुआ एक त्रिभुज, चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरा एक चतुर्भुज, पंचभुज, पांच भुजाओं से घिरा एक पंचभुज, खष्टभुज, छह भुजाओं से घिरा एक खष्टभुज। ठीक ना? चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। फिलहाल तो आपके सामने जो इस चैप्टर की शुरुआत होने वाली है वो यहीं से होने वाली है कि आखिर त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखना। त्रिभुज, त्रिभुज की शुरुआत जो होती है बच्चों वो यही त्रिभुज से ही होती है। त्रिभुज से कैसे, त्रिभुज होता क्या है, आज हम इस वीडियो के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन वीडियो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। वो सब कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको कहीं जाने की, कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है? ठीक है, तो स्टार्ट करें। क्या आज के इस सेशन को स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट किया इस सेशन को, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं लाजवाब तरीका से। ठीक है? ठीक है या नहीं ठीक है? उम्मीद है कि ठीक ही होगा। उम्मीद है कि ठीक ही होगा ये सेशन। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक ही होगा।
ठीक है, शुरू किया जाए। चलो देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है जरा वो देख लेते हैं। हाँ, आइए इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए अब आगे आते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो त्रिभुज तो आप जान ही गए कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज वो होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, और तीन भुजाएं क्या होता है, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब ये होता है एक ऐसा पॉलीगन, और देखो एक पॉलीगन होता है और एक शेप होती है। शेप और पॉलीगन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। शेप तो आप कुछ भी बना दो, वो एक अपने आप में शेप होती है। ये मैंने बना दिया, ये भी अपने आप में शेप है। लेकिन पॉलीगन और शेप में डिफरेंट क्या होता है, पॉलीगन बोलते हो ना आप लोग, पॉलीगन। पॉलीगन और शेप, थोड़ा सा कुछ चीजें इंग्लिश में ही जाना करो। देखो पॉलीगन और शेप, शेप जो होता है उसमें कैसे भी तुम बना दो, उसमें कर्व भी आ सकता है और एक बंद होनी चाहिए। लेकिन पॉलीगन के लिए दो चीजें होनी चाहिए कि ये शेप जो होती है वो बंद होनी चाहिए, और साथ में इसमें लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट। मतलब इसमें लाइन होनी चाहिए, ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए। अगर कर्व है तो फिर वो हमारा वो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर उसमें कर्व है तो इसका मतलब वो हुआ कि कर्व है तो वो हमारा शेप होगा, लेकिन वो पॉलीगन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को ना। बात समझाई कि नहीं समझाई, बात समझाई कि नहीं समझाई ये चीज। चलो इसका आगे देखो। चलो अब यहाँ पर देखो चीजें कुछ और भी हैं यहाँ पर, जैसा कि फिगर बना है। इसमें तुम्हें चीजें सीखना क्या है कि चीजें क्या होती है समरूप। मैं यहाँ पर आपके सामने चीजें लिख देता हूँ कि आखिर इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। जरा मैं यहाँ पर वो सारी चीजें लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं वो सारी चीजें लिख देता हूँ जो जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी ज्यादा। देखो इस चैप्टर में पहली चीज तो आपके सामने क्या पढ़ना है। आपको इस चीज में इसमें ये मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, क्या मिलेगा आपको, तो ये जानना है पहली बात तो इंट्रोडक्शन मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे क्या होगा चीजें क्लियर। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में क्या है यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है। देखो इसमें आपको ये जानना है पहली बात तो ये त्रिभुज होता क्या है, आपका जो त्रिभुज बनता है या फिर ये त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको इसमें यह पढ़ना है कि इसका जो आकार और माप क्या होता है। आकार और माप आखिर ये है क्या चीज,
आकार और माप अगर है, इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं आकार और माप के बारे में। और अगला हमारे पास होता है सर्वांग सम। क्या होता है अगला? एक होता है सर्वांग सम। क्या होता है? एक होता है सर्वांग सम। और अगला हमारे पास होता है सर्वांग सम के बाद अगला जो चीज आता है उसका नाम होता है समरूप आकृतियों के बारे में जानना है। समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां आखिर ये क्या होती हैं? समरूप आकृतियों के बारे में आपको जानना है। और समरूप आकृतियों के बाद आपको जानना है त्रिभुज की समरूपता क्या होती है। त्रिभुज की समरूपता। एक चीज और आपको जानना है, त्रिभुज की समरूपता। समरूपता। और आपको बोल भी चुका हूँ कई बार कि अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो 99 रुपीज में TOC पर जाइए आप, सीधा सीधा निर्माण बैच। कौन सा बैच? निर्माण बैच। अगर आप 10th में हो तो निर्माण बैच को क्या करो? परचेज करो मात्र 99 रुपए में। सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, फ्री नोट्स मिलेंगी, डाउट क्लासेस होंगी, सब कुछ हो रहा है, जाकर आप पूछ सकते हो वहाँ से जो स्टूडेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला देखो, इसके बाद आपको इसमें ये भी पढ़ना है कि कुछ प्रमेय भी इसमें है। क्या है इसमें? इसमें आपको प्रमेय भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी प्रमेय हैं, उन प्रमेय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रमेय जो आपकी हैं वो कहाँ से 6.1 से लेकर के आपको 6.9 तक की प्रमेय भी पढ़ना पड़ेगा। 6.1 से 6.9 तक की प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में आपको त्रिभुज की एक कसौटी होती है, त्रिभुज समरूपता की एक कसौटी। समरूपता की जो एक कसौटी होती है ये क्या होता है, इसको पढ़ना है। इतना जान लोगे तो आपको ये त्रिभुज का जो भी इंट्रोडक्शन था मैंने एक ही जगह पर लिख दिया। तो इनको एक एक चीजों को आपको बारी बारी से जानना है कि आखिर ये चीजें हैं क्या, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बात कर लूं कि त्रिभुज क्या होता है तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि त्रिभुज क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि त्रिभुज ऐसा होता है कि जिसमें 3 भुजाओं से घिरा हुआ होता है। और त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? भुजा तो आपको पता है एक त्रिभुज। अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं यहाँ पर तो जो त्रिभुज होता है मेरे लल्लू, त्रिभुज जिसे हम इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ये जो होता है ये क्या होना चाहिए? एक 3 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति होती है। चलो मैं इसको थोड़ा सा, जब चीजें हैं तो यहाँ से बना लेते हैं। ये देखो एक त्रिभुज मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया एक त्रिभुज, ठीक है ना। आपके सामने ये त्रिभुज एक मैंने बना दिया, आप देख पा रहे होंगे इस त्रिभुज को। अब इस त्रिभुज में आपको ये जानना है कि ABC तो होता ही है, ये A है, ये B है, ये C। त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि इसमें शीर्ष होते हैं, आपको मैं इससे पहले ही बताया था एक बार, शीर्ष। फिर उसके बाद इसमें कोण भी होते हैं और तीसरा एक भुजा तो होती है। क्या होता है? भुजा भी होती है। तो अगर मैं इसमें शीर्ष की बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए शीर्ष वो होते हैं जैसा कि A, यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं कम से कम BC। और यहाँ पर बात कर लें कोण क्या होते हैं तो कोण ये वाले होते हैं, यानी कि 2 भुजाओं के प्रतिच्छेदित करते हैं तो उससे कोण का निर्माण होता है, 2 भुजाएं। तो यहाँ पर आपके पास जो कोण A है, कोण B है और ये कोण C है, ये क्या होते हैं? ये कोण होते हैं। और भुजाओं की बात करें तो आप देखो A से B तक आओगे तो भुजा होती है, आपको पता ही है, भुजा तो आप जानते ही होंगे, BC और CA, ठीक है ना। तो ये भुजाएं होती है, ठीक है ना। इस तरह से यानी एक लाइन सेगमेंट जो होता है, पूरा एक लाइन सेगमेंट वो भुजा होती है। तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आए ये एक भुजा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आई ये दूसरी भुजा है, फिर यहाँ से यहाँ तक गई तीसरी भुजा है। तो एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजाएं होती है, ठीक है ना। बात क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? बोलिए, ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद आपको ये भी जानना है कि आखिर ये आकार क्या होता है। आकार क्या होता है ये भी आपको जानना है, आकार किसे कहते हैं और माप क्या होता है। तो देखो आकार और माप में थोड़ा बच्चों डिफरेंट होता है, थोड़ा सा बहुत डिफरेंट होता है। तो देखिए आपको मैं अब आकार बता देता हूं कि आकार आप किसे कहोगे और इसके अलावा आपके पास जो माप होता है ये क्या होता है। तो देखो अगर हम आकार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? अगर हम आकार की बात करते हैं आकार की बात करते हैं तो क्या होगा? तो आकार देखना ध्यान से कि आकार जो होता है, किसी भी शेप का आकार मतलब होता है कि वो किस तरह से दिखता है। आकार कितना बड़ा कितना छोटा ये माप पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो आकार होता है उसे अगर आप कहो तो उसको आप इंग्लिश में शेप कह सकते हो। इंग्लिश में आप इसे शेप कहते हो और इसको आप इंग्लिश में साइज बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम साइज बोलते हैं इंग्लिश में और इसको इंग्लिश में शेप बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? ओके। अब देखो शेप का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना कि आकार, और शेप तो आप जानते हो ना कि शेप हमारे पास किस तरह की आती है, वर्ग भी हो सकती है एक, ये भी अपने आप में एक शेप होता है, ये जैसा आयत होता है, आयत भी अपने आप में क्या होता है एक, ये भी अपने आप में एक शेप ही होता है। वर्ग के बाद क्या आता है? वृत्त, है ना। अगर हम वृत्त की बात करते हैं
तो ऐसे गोल मटोल होता है, ये भी अपने आप में एक वृत्त होता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कि वृत्त होती हैं, जैसे इसके अलावा आपके पास समांतर चतुर्भुज होता है ना, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज भी एक अपने आप में एक क्या होता है, एक शेप होता है, जैसे ये, ठीक है ना, ये सभी शेप होंगी, क्या है, ये सभी की सभी शेप होती हैं। अब अगला जो आया है आपके पास, साइज क्या होता है उसको भी जान लो, ये बात अब क्लियर हो गई ना कि शेप क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो माप की, माप क्या होता है उसको भी देख लो ध्यान से, माप बता देता हूं यहाँ पर। देखो माप क्या होता है, माप बच्चों उसे बोलते हैं जिसे इंग्लिश में मैंने बताया ना साइज को, यानी कोई भी शेप कितना छोटा बड़ा है वो चीज की। अगर मैं कह दूं यहाँ पर दो मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये मैंने ले लिया और एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही माप के हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं सर जी, एक तो छोटा एक थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, एक छोटा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा ही कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने लगे, क्योंकि मुझे पता चला था ना कि आप लोग को थोड़ा दिखाई उखाई कम देता है, इसलिए अब तो आपको दिख रहा होगा ना, एक छोटा और एक बड़ा, राइट। तो यहाँ पर ये साइज पर डिपेंड करता है, किससे, साइज के थ्रू हम देख के बता रहे हैं कि माप, अगर माप लो, मान लो जी वाली अगर 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये छोटी दिख रही है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर की होगी, तो ये क्या हो गया, साइज है इसकी, एक छोटा एक बड़ा बन रहा है, तो ये इसकी साइज होती है, ठीक है। अगला इसी तरह से आप वर्ग को भी ले सकते हो, आप कुछ भी कोई भी शेप ले सकते हो, जैसे हमने ये शेप ले लिया, एक मैंने इतना बड़ा बना दिया, ये इतना बड़ा, और एक मैंने इतना बड़ा बना दिया, ये भी आप अपने आप में क्या है, एक साइज है, ये इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज इतना, भाई किसी को देख कर क्या करते हो, इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज इतना छोटा सा है ना, तो ये चीज हो गई। अगर मैं कह दूं यहाँ पर एक वर्ग बना लो, ये लोग मैंने एक वर्ग बना दिया, कुछ वर्ग जैसे दिख रहा है ना, और एक मैंने छोटा सा वर्ग बना दिया, ये तो ये भी एक आपका वर्ग है, ये भी आपका एक वर्ग है, ये दोनों आपके वर्ग हैं, जिसकी वजह से क्या होंगे, जिसकी वजह से आप इन्हें भी क्या कह सकते हो कि साइज इनका एक छोटा और एक बड़ा है, जिसकी वजह से ये भी साइज के थ्रू हम देख के बता पा रहे हैं। भाई आकार दोनों का पूछा जाए तो आकार तो दोनों का सेम है, आकार ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, लेकिन साइज की बात करें तो ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा होता है। अब इसके बाद एक चीज और भी आपको जानना है, ट्रायंगल तो बता ही दिया, और ओवल ये वर्ग वृत्त, तो ये लोग वृत्त एक इतना बड़ा है और एक वर्ग इतना छोटा सा है, ये भी अपने आप में एक आकार सेम है इनका, लेकिन ये वृत्त है, इनका जो साइज है वो अलग अलग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साइज में और आकार में डिफरेंट पता चल चुका होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगर कि कोई भी, अगर एक चीज आप याद रखिएगा कि जो आकार होता है, किसी का भी आकार समान हो सकता है, लेकिन उसके माप जो है वो समान व असमान दोनों हो सकते हैं। आकार किसी का समान हो सकता है, लेकिन उसके जो माप होते हैं वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, समझ रहे बात ना। यानी आकार में अगर कोई भी शेप सेम दिख रहा है, कोई भी सेम, अगर यहाँ पर मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ नोट पे याद रखिएगा क्या, कि आकार किसी का जो आकार होता है वो क्या हो सकता है, वो समान हो सकते हैं, आकार समान हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, परंतु माप समान व असमान दोनों हो सकते हैं, समान असमान दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इस बात को भी समझो, इस बात को भी आप जरा समझो, इस बात को भी समझो कि अगर आकार किसी का समान है परंतु माप और समान असमान दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है, आकार अगर किसी समान हो सकता है, कैसे आकार, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा इन दोनों का आकार तो समान है, दोनों एक ही आकार के है ना, लेकिन उनके माप जो है वो हो सकता है दूसरा वाला आकार उसी के बराबर हो सकता है उससे छोटा बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब आकार तो सेम हो सकता है दोनों का, लेकिन उनके माप समान और असमान दोनों हमेशा होंगे। इस बात का अर्थ, उनके जो माप है वो समान और असमान दोनों हो सकते हैं हमेशा, इस बात का अर्थ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जो था वो है सर्वांग क्षमता। अगला देखो क्या है, सर्वांग क्षमता। अगला जो आपके पास पॉइंट है उसका नाम है सर्वांग क्षमता। अगला पॉइंट यही है, ठीक है ना, मुझे याद है। अगला पॉइंट है सर्वांग क्षमता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब जान लो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कॉन्ग्रुएंट किसे कहा जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब वो होता है जिसे सर्वांग समता इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं। और सर्वांग समता का अर्थ ये होता है कि सभी प्रकार से बराबर। सर्वांग समता का अर्थ वो होता है कि जो चीज सभी प्रकार से बराबर होती है, अर्थात ऐसी आकृतियां
जिनके समान आकार और समान माप होते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि सर्वांग समता का मतलब ये होता है, अर्थ अगर इसके बात कर लें, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ मतलब होता है सभी तरह से बराबर, सभी तरह से बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि अगर दो चीजें आपके पास हैं, वो दोनों का आकृति, आकार सब कुछ सेम, आकार और माप दोनों समान होता है, ऐसी आकृति जिसका आकार और माप दोनों समान होता है, वो होता है सर्वांग समता। वही होता है सर्वांग सम। क्या होता है वो? सर्वांग सम होता है। तो सर्वांग सम उसे कहेंगे ऐसा आकृति जिसके आकार और माप दोनों समान होते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख भी दूं, ऐसी आकृति जिसके आकार व माप दोनों समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। इसको इधर दोनों समान होते हैं, ठीक ना। यानी ऐसी आकृति जिसके आकार व माप दोनों समान होते हैं, वो आपकी सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल की मदद देखता हूँ कि मैंने एक यहाँ पर क्या बना दिया, एक ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है ना, और एक मैंने एक दूसरा सर्कल यहाँ पर देखो बना दिया, उतना ही बड़ा आपको दिख रहा है। सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा सेम? हाँ सेम दिख रहा है। और मैंने एक दूसरा बना दिया, ये मैंने बना दिया ट्रायंगल, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, और इतना बड़ा मैंने एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया। ये तो आप देखकर दोनों का अंदाजा लगा सकते हो कि ये दोनों भी एक ही साइज के हैं, और ऊपर जो मैंने वृत्त बनाया वो भी दोनों की आकृति भी सेम है, मतलब आकार दोनों का सेम है और दोनों का साइज भी सेम है। तो जिस आकृति के, ऐसा यहाँ पर लिख सकते हो एक वर्ड में कि जिसकी आकृति और मतलब आकार भी, यानी आकार सर्वांग समता बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग समता बराबर, ये कह सकते हो आकार बराबर साइज बराबर। साइज को क्या बोलते हैं? माप। यानी जिसकी सर्वांग सम वही होंगी जिसका आकार और माप दोनों एकदम सेम होगा, दोनों त्रिभुजों के या दोनों आकृतियों का, तो वो आपका क्या होगा? वो आपकी सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। तो ये बात आपको समझ आ गई ना। जैसे मैं कह दूं कि मेरा चेहरा आपको दिख रहा, मेरी हाइट जितनी है दूसरा भी मेरी हाइट के बराबर हो, मैं जितना चौड़ा हूं दूसरा भी उतना ही चौड़ा होना चाहिए, मेरे चेहरे की बनावट जिस तरह से है उसी तरह दूसरे के चेहरे की बनावट होनी चाहिए। चलो सब कुछ छोड़ो, मैंने अपने सिर्फ चेहरे को ले लिया, तो मेरा चेहरा जैसा बना हुआ है सेम, मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, मेरा चेहरा जैसे बना हुआ है सेम ऐसा ही चेहरा अगर किसी का बना हुआ है, मेरे जैसे ही एकदम चेहरा, यानी इतना ही बड़ा होना चाहिए, साइज उसका इतना ही बड़ा होना चाहिए, आकार में भी इसी तरह बिल्कुल होना चाहिए, मेरी आंखें बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा सर्वांग सम। तो जो जुड़वा भाई होते हैं, गांव में होता है ना जुड़वा भाई, कभी कभी होते हैं किसी के, तो जुड़वा भाई के चेहरा एकदम सेम जैसा दिखता है, तो उनके सर्वांग सम कहा जाता है। बात समझे ना। तो सर्वांग सम वो चीजें होती है जो एकदम सेम दिखे, हाइट भी सेम, उसके लाइट भी सेम, सब कुछ सेम, वो होता है हमारा सर्वांग सम। अगर मैं कह दूं ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन है, इस पेन से मैं लिखता हूं इस पे, तो इस पेन के समान कोई दूसरा, जैसे उधर एक स्मार्ट बोर्ड और है, उस पेन को मैं ले आऊं, बिल्कुल यही पेन है वो भी, तो मैं दोनों को दिखाऊं तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम इतना ही बड़ा है, बिल्कुल उसकी भी बनावट इसी तरह की है, तो ये दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। लाइक जो कैमरा हमारे सामने चल रहा है, इस कैमरा ऐसा ही कोई कैमरा और ले आया जाए तो वो भी सेम इतना ही बड़ा हो, ऐसा ही बिल्कुल दिखे, तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे। ये बोतल जिससे मैं पानी पी रहा हूँ, पेप्सी की बोतल है ना, तो इस बोतल में भी क्या किया जाए, इस बोतल के समान में दूसरी बोतल ले आऊं इसी में की पेप्सी की, तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम बोतल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या समझ नहीं आया क्या आप लोग? क्या आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हो? बोलिए। तो इस चीज को एक बार जरा देख लीजिए आप लोग इस चीज को देखो, आपको कहां पर समझ में नहीं आया।
बोलिए आपको ये बातें कहाँ तक क्लियर हुई, कहाँ पर समझ में आपको नहीं आया, वो भी आप मुझे बता दो जरा। चलें आगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं। अब इसके बाद सर्वांग समता में ही आगे एक रूल और होता है। सर्वांग समता में एक रूल और होता है। सर्वांग समता में, सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं। सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं। उन नियम कायदे कानून में रहकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन होते हैं सर्वांग समता के नियम के कुछ रूल्स होते हैं। तो देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग समान सर्वांग सम होते हैं। यानी अगर आपके पास कोई वर्ग है, कुछ नहीं, पहला रूल यही है कि अगर आपके पास समान लंबाई के वर्ग है, समान लंबाई, ये आसान है ना भाई, अगर समान लंबाई है, समान लंबाई के वर्ग क्या होते हैं, सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे सर्वांगसम, यार इस बात को आपको समझना पड़ेगा कैसे होंगे। अगर मैं कह देता हूं भाई एक आपके पास वर्ग है, चलिए मैंने वर्ग बना दिया, ये एक वर्ग है इतना बड़ा, एक वर्ग मैंने और बना दिया इतना ही बड़ा, ये एक ही जैसे दिख रहा है दोनों। मान लो थोड़ी देर के एक छोटा है एक थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन मान लो थोड़ी देर के बराबर है दोनों, तो ये क्या हो गया सर्वांग, क्या होंगे समान लंबाई वाले वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्या, मान लो इसके बीच 5 सेंटीमीटर ही है, ये भी 5 सेंटीमीटर ही है, ये भी 5 सेंटीमीटर ही है। सिर्फ ये नहीं हो रहा, दोनों क्यों? अब दिख रहा है बराबर, अब बराबर दिख रहा है, ठीक ना। तो ये जो होंगे समान लंबाई वाले वर्ग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह से जो समबाहु त्रिभुज होता है, तो ये इसमें यही चीज लिखना है पहला, और दूसरा आपको याद रखना कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समान भुजा वाले, समान भुजा वाले या समान भुजा क्या, सभी समबाहु त्रिभुज, ये कह सकते हो कि समान भुजा वाला भी कह सकते हो, या समान लंबाई भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक ना, यहाँ पर लिखें समान भुजा वाले सभी सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये भी क्या होंगे आपके, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है ना, जैसा आपके पास मैंने यहाँ पर ये बना दिया एक त्रिभुज, ये बना दिया, और एक मैंने और बना दिया इतना के बड़ा, ये दोनों मान लो थोड़ी देर के लिए दोनों बराबर हैं, तो बराबर नहीं दिख रहा ना, एक छोटा छोटा दिख रहा है। चलो अब दिख रहा है ना, अब बराबर दिख रहे होंगे, तो मान लो दोनों तो क्या है, ये दोनों आपके समान भुजा वाले समबाहु त्रिभुज हैं, जो कि हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर का मान लो थोड़ी देर के लिए, 3 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही है, तो ये हमेशा समबाहु त्रिभुज होंगे। क्यों, तो भाई एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने वर्ग बनाया, तो वर्ग मान लो इसकी साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, जिसकी वजह से ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी भी सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी। बात क्लियर हुई, ओके। सर्वांगसम समझ में आया ना क्या होता है। तो यहाँ पर आपके जो सर्वांगसम की जो रोज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो मैंने बताया ना सर्वांगसम क्या होता है, तो सर्वांगसम ऐसी आकृति होती है जिसके आकार और माप दोनों बराबर होते हैं, दोनों समान होते हैं। किन्हीं दो आकृतियों के आकार और उसके माप अगर बराबर है तो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। और दूसरा मैंने अभी भी बताया आपको क्या, कि उसका दूसरा रूल यहाँ पर जो सर्वांगसमता के नियम है, पहला रूल ये था कि कोई भी वर्ग है अगर समान लंबाई है दोनों वर्ग की, तो वो दोनों हमेशा सर्वांगसम होंगे। यानी एक वर्ग है जो कि 5 सेंटीमीटर साइड का है, और एक है दूसरा 5 सेंटीमीटर साइड का दूसरा भी है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो गए।
अगर एक त्रिभुज जो आपके पास बना है उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो दूसरा जो त्रिभुज बनेगा उसकी भी साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखना। इसी तरह से आपके वृत्त भी हो जाएंगे। अगर एक कोई वृत्त है जिसके जो रेडियस अगर एक 3 सेंटीमीटर रेडियस खींचा गया वर्ग तो वृत्त, तो दूसरा अगर आपने खींचा 3 सेंटीमीटर रेडियस का अगर वृत्त खींचा तो वो दोनों वृत्त आपके क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो बताइए आपको ये बातें क्लियर हुई है या नहीं हुई? ये बातें आपको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं समझ में आई? बोलो, ये बातें आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई? तो मेरे हिसाब से तो आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सर्वांगसम का जो रूल था वो फिनिश हो जाता है। सर्वांगसम के जितने भी रूल्स थे वो यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। अगला जो आता है समरूपता आता है। क्या आता है? त्रिभुज की समरूपता। अगला जो आता है उसका क्या नाम है? समरूप आकृतियां, त्रिभुज की समरूपता, वही सब पढ़ना है। तो अगला है आपके पास समरूप आकृतियां। क्या है? समरूप आकृतियां पढ़ना है। समरूप आकृतियां जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, समरूप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं सिमिलर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इंग्लिश में याद रखना कि जो समरूप होता है इसको सिमिलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिमिलर। सिमिलर आकृति को शेप से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सिमिलर शेप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। फिगर्स कह सकते हो, सिमिलर फिगर्स भी कह सकते हो। देखो, दो आकृतियां जिसके समान आकार हो परंतु समान माप ना आवश्यक हो तो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर समरूप उसे कहा जाता है जो कि बिल्कुल सेम एक जैसा दिखाई दे। दोनों एक जैसे ही हों लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है। साइज यहाँ पर काम नहीं करेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माप उसकी देखना है, माप नहीं बल्कि आकार। आकार यहाँ पर काम करेगा। आकार की जरूरत पड़ेगी और माप की कोई जरूरत नहीं। माप की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर आकार की जरूरत पड़ेगी, माप की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं कह दूं कि अगर मेरे पास एक सर्कल इतना बड़ा है, एक सर्कल मैंने इतना बड़ा बना दिया और एक मैंने इससे छोटा बना दिया, यहाँ पर ये छोटा सा, तो ये दोनों के तो आकार सेम है, दोनों के आकार तो सेम है परंतु इनके माप अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। नहीं समझा? तो आप इसकी परिभाषा सीधा सीधा ये याद रखोगी कि ऐसी आकृति जिसके, ऐसी दो आकृतियां या ऐसी आकृतियां कह लो, ऐसी आकृतियां बोल दो, ऐसी आकृतियां जिनके आकार तो सेम हो, आकार बराबर होते हैं परंतु माप अलग अलग हो सकते हैं, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा मैं कह दूं कि एक कोई बॉटल है, बॉटल को छोड़ो, यहाँ पर ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल मैंने इतना बड़ा ले लिया और एक ट्रायंगल मैंने इतना छोटा सा, तो ये दोनों कैसे हैं? ये क्या दोनों सर्वांगसम हैं? जी नहीं। सर्वांगसम ये दोनों तभी होते हैं जब इसका साइज भी इसके बराबर होता। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ दोनों का साइज बराबर दिख रहा है, दोनों का आकार बराबर दिख रहा है, लेकिन दोनों का साइज बराबर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ आकार दिख रहा है कि भाई ये भी हमारा ट्रायंगल है, ये भी हमारा ट्रायंगल है, लेकिन दोनों का माप साइज अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियां हमारी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो बताओ ये दोनों आकृतियां कैसी होंगी? तो ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपको एक बात ये याद रखना है कि जितने भी वर्ग होते हैं सभी समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। याद रखना इस बात को। आपको यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बातें हैं। नोट यहाँ पर ये याद रखना है नोट में कि सभी वर्ग या फिर सभी आपकी जो वृत्त होते हैं या फिर आपके जो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं समबाहु त्रिभुज, ये सभी क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ये सभी समरूप होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। आपके पास जितने भी वर्ग होंगे भाई वो बनता तो वर्ग एक ही तरह है ना, क्योंकि सारी साइड्स बराबर बनेंगी। दूसरा कोई दूसरी साइड की जो माप है अलग अलग ले लिए। मान के चलो आपके पास एक वर्ग है इतना बड़ा, 5-5 सेंटीमीटर का ले लिए साइड, और एक आपने 2-2 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया, तो दोनों तो देखेंगे एक ही तरह के ना।
भाई वर्ग हमेशा एक ही तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी साइज अलग अलग हो गई। तो जब साइज अलग अलग हो गई तो उनकी जो मतलब कि साइज अलग अलग, मतलब एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा दिखाई देगा, तो लेकिन दिखेगा तो एक ही तरह का ना। तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहलाते हैं। जैसा कह दूं मैं कि ये एक पेन है, ये पेन इतना बड़ा है और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और मैं एक दूसरा पेन ले लूं जो कि सेम इसी तरह का दिखाई दे लेकिन इससे छोटा हो, तो ये दोनों समरूप होंगे। लेकिन अगर मैं इसी के बराबर बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देने वाला पेन इसी के बराबर ले लूंगा तो वो समरूप होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है मेरे लल्लू, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अगर आपको फिगर्स दिखाना चाहता हूँ तो चलो मैं यहाँ पर 2-4 फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने वर्ग बनाया, एक इतना बड़ा एक इससे छोटा बना दिया, फिर एक मैंने वर्ग ये वृत्त ले लिया इतना बड़ा, और एक मैंने वृत्त इतना छोटा सा ले लिया। चलो एक शेप और ले लेते हैं आयत की। ये मैंने एक आयत इतना बड़ा बना दिया और एक आयत मैंने इतना बड़ा बना दिया। दिख तो दोनों एक ही जैसे रहे ना, देखो ना, ये कभी इनकी साइज बदल नहीं जा सकती, मतलब कि इनके आकार कभी नहीं बदला जा सकता, साइज बदला जा सकता है। भाई आयत को कैसा ही बनाओगे इसकी अपोजिट साइड हमेशा बराबर होंगी। वृत्त जब भी बनाओगे तो वृत्त ऐसा ही बनेगा। त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें हमेशा तीनों साइड बराबर ही बनेगी अगर समबाहु त्रिभुज है तो ऐसी आकृतियां आपकी समरूप आकृतियां हैं। ये दोनों आपस में समरूप, ये दोनों आपस में समरूप, ये दोनों आपस में समरूप, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आया कि नहीं आप लोग को? मैंने जो आप लोग को समझाया इस बात को समझ में आया आपको, नहीं समझ आया? चलो इसके बाद एक चीज और बता देता हूँ, उसके बाद बाकी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आपको यह याद रखना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं वो समरूप होती हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है उस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नोट पॉइंट आपको ये याद रखना है, नोट पॉइंट यहाँ पर ये है पहला कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती हैं, समरूप होती हैं, ठीक है ना। और दूसरा देखो जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती सभी समरूप कह सकते हो, क्योंकि समरूप के लिए क्या होना चाहिए? उसकी आकृति सेम हो लेकिन आकार जरूरी नहीं है कि बराबर हो। तो यहाँ पर आप देख लो ये पेन इतना बड़ा है, तो अब अगर इतना ही बड़ा वो दूसरा पेन हो गया तो ये इसके सर्वांगसम तो है ही, साथ में उसके समरूप भी तो है, उसी के जैसा दिखना। समरूप का मतलब होता है सिर्फ उसकी तरह दिखना। तो क्या अगर इतना ही बड़ा पेन हो गया, इसी साइज का हो गया, तो क्या वो उसी तरह दिखाई नहीं देगा? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं उन सभी को आप क्या कह सकते हो? उन सभी को आप समरूप कह सकते हो। लेकिन सभी समरूप आकृतियां या ये कह लो कि कोई भी समरूप आकृति सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। सिर्फ वही आकृति समरूप हो सकती है जो कि सर्वांगसम वाली के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको पलट दोगे तो सभी समरूप आकृतियां का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। बात क्लियर हुआ? इस बात को भी याद रखो कि सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं समरूप तो होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां जो होती हैं उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसके बाद अभी हमने पढ़ा था पीछे कि जो भी हमारी सर्वांगसम आकृति होती है, सर्वांगसम आकृति की जो साइड होती है दूसरे वाले साइड की बिल्कुल बराबर होती है। यहाँ तक आप समझ लो, इसके बाद की चीजों को मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ तक जो चीजें मैंने बताया, अब मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि अगर आपके पास सर्वांगसम आकृति होती है, सर्वांगसम की बात कर लेता हूँ पहले। अगर कोई दो आकृतियां सर्वांगसम है, सर्वांगसम आकृतियां, मैंने यहाँ पर दो सर्वांगसम आकृति ले ली, चलो ठीक है ना। दो सर्वांगसम आकृति, एक मैंने ये बना लिया, ठीक है, और एक मैंने ये वर्ग बना लिया दूसरा। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि मान लो ये ए है, ये बी, ये सी है, ये डी है, इसमें ये ई एफ जी एच है। तो आपको याद रखना है कि जो ए बी होगी, अगर इसको उठा के मैं रखूंगा इसके ऊपर, तो जो ए बी साइड आपकी आएगी वो इधर ई एफ के बराबर होनी चाहिए। इधर वाली साइड अगर बी सी आप उठा रहे हो तो इधर वाली एफ जी के बराबर होनी चाहिए।
और अगर आप ऊपर CD उठा रहे हो तो HG के बराबर, यानी CD उठा रहे हो HG के बराबर, और इधर वाली AD को अगर आप उठा रहे हो तो इधर वाली HE के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर तो दोनों हमारे वर्ग हैं, इसी वजह से सर्वांकम तो होगा ही। इसके अलावा और भी शेप आपके पास हो सकती हैं जो कि दिखने में अलग अलग दिखाई दे, लेकिन सेम होती हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर फिगर अपने से कुछ बनाता हूँ, ड्रा कर लिया इसमें ABC, और दूसरा मैंने एक और भी बनाया इसी तरह का, यह भी है आपका DEF। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो ये बराबर ये होगा, ये वाली बराबर ये होगी, और ये बराबर ये। याद रखना कि जो सर्वांगसम का साइन होता है उसमें बताया ही नहीं। याद रखना कि जो सर्वांगसम आकृतियां हैं तो सर्वांगसम का साइन, तो सर्वांगसम आकृतियों का जो साइन होता है वो इस तरह होता है, ठीक है ना। सर्वांगसम आकृतियों का साइन ये वाला होता है। अगर मैं कह दूं कि आपके जो ABC त्रिभुज है, ये आपका सर्वांगसम है इसके DEF के, तो ऐसे आप इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपको कुछ चीजें जानकारी मिलती है यहाँ से। अगर दो आकृतियां हमारे पास, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है। इधर का दो साइड उठा लो, यानी AB, तो ये बराबर होगा इधर की दोनों साइड DE के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखने का रूल भी सही होना चाहिए। अगर आप BC को उठा रहे हो इधर से, तो ये BC जो होता है ना, इधर की इस EF के बराबर होगा, ठीक है ना। और अगर आप AC को उठा रहे हो इधर से, तो इधर का DF के बराबर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोण भी आपको याद रखना कि अगर इधर कोण A है तो इधर का कोण B के बराबर, इधर का जो कोण B होगा वो इधर का कोण E के बराबर, और इधर का कोण जो C होता है इधर कोण F के बराबर, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को भी कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उससे 6 जानकारियां मिलती हैं। दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने पर हमें 6 जानकारियां मिलती हैं। तो ये बात भी आपको एकदम से दिमाग में रख लेना है, एकदम से भर लेना है दिमाग में, ठीक है ना। बात समझाई कि नहीं समझाई। इसके बाद अब समरूप को जान लो कि जो समरूप होता है, समरूप त्रिभुज मैंने अभी लिखा ना यहाँ पे समरूप, तो समरूप का साइन नहीं बताया ना आपको। तो समरूप जो आकृतियां होती हैं उनका साइन ये होता है, सिर्फ ऐसे। वैसे आपको पता भी होगा जहां तक, ठीक है ना। तो जान लो यहाँ पर ये समरूप का साइन होता है। मैं नीचे बता देता हूँ इसको, आइए नीचे बता देता हूँ आपको इस चीज को, मैं आपको नीचे बता देता हूँ। चलो, समरूप का जो साइन होता है वो ये होता है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बनाते हैं, ये समरूप का साइन होता है, और ये सर्वांगसम का साइन ये होता है, सर्वांगसम का साइन ये होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे पास समरूप आकृति के कुछ और रूल होते हैं। समरूप आकृतियों में अब देखो कुछ चीजें और जान लो कि अगर हमारे पास दो आकृति दी हुई हैं, दोनों समरूप हो, दो आकृतियां क्या हो, समरूप हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक बना दिया ये, और एक बना दिया मैंने ये, ठीक है ना। ये दो आकृतियां जो कि समरूप हैं, और मैं लिख देता हूँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो समरूप आकृतियों की याद रखना कि क्या चीजें सेम होती हैं। तो याद रखना कि इनके जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे। पहला चीज, इसके कोण बराबर निकलेंगे। हमेशा याद रखना कि इनके कोण बराबर होंगे, कोण हमेशा बराबर होगा। संगत कोण, याद रखना संगत कोण, यहाँ पर एक वर्ड लिखना और जरूरी है, संगत कोण बराबर। सारे कोण नहीं बराबर होंगे, संगत कोण सिर्फ बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देखूं तो संगत कोण A का कौन संगत कोण है, तो ये कोण D। और यहाँ पर अगर देखोगे कोण B का संगत कोण, तो यहाँ पर देखो कोण E। और अगर आप देखोगे तो कोण C का संगत कोण कौन है, तो कोण F। ये सभी बराबर होंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद इनकी भुजाएं जो होती है ना, एक जो है समान अनुपात में विभाजित करती हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो देखो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। कैसे कि अगर आप इधर की AC साइड ले रहे हो तो ये अपान कर दो इधर की DF साइड के, ठीक है ना। और अगर आप इधर की AB साइड ले रहे हो, याद रखना पहले अगर आप ये वाले त्रिभुज को ऊपर लिख रहे हो तो ऊपर ही लिखना है हर बार। तो AB साइड नीचे है तो इसके समान ये DF है, तो इनका रेशियो हमेशा बराबर होगा। तीसरी साइड BC है, ये इसका रेशियो इस EF के बराबर होगा। तो आपको इस बात को भी याद रखना है कि इनके सारे संगत कोण बराबर होते हैं, रेशियो साइड्स का रेशियो जो होता है वो आपस में बराबर होता है। और एक बात और भी होता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं,
ठीक है ना। इनकी दो कंडीशंस आपको याद रखना है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर आप इस यहाँ पर जो हेडिंग पड़ी हुई है, इस हेडिंग को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। इस हेडिंग को यहाँ पर लिखो समरूप होंगे, यहाँ पर लिख सकते हो समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि 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 उनके संगत कोण बराबर हो इस तरह से और भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो अभी तक तो फिलहाल यही तक बताया हूं, अभी बाकी है बहुत सारे, एक वीडियो भी लग जाएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी सारा कुछ चीज, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को फटाक से एक बार तेजी से रिकैप कर देता हूं जहां तक हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो बहुत तेजी से रिकैप करूंगा, मात्र 2 मिनट के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहुंचने वाले एकदम, चलिए, अरे बहुत ऊपर जाना। देखिए मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया इस त्रिभुज में कि इंट्रोडक्शन वो त्रिभुज सब कुछ पढ़ना है कुछ। पहले मैंने आकार और माप बताया आपको। आकार और माप में क्या होता है, आकार मतलब शेप को बोलते हैं, शेप जो होती है हर किसी का एक शेप होता है, साइज उनका अलग कैसे होता है, साइज कोई छोटा बड़ा ये साइज होता है, और शेप मतलब वो किस तरह दिखता है वो शेप होता है, जिसे आकार बोलते हैं। आगे मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख सकते हो आपके पास ये माप क्या होती है, माप छोटी बड़ी हो सकती है और लेकिन उनका आकार सेम जैसे दिख रहा है। नोट यहाँ पर देख लो, आकार हमेशा सेम हो सकते हैं लेकिन उनके माप अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम का अर्थ होता है सभी तरह से वो बराबर होना चाहिए, यानी उसकी भुजाएं भी बराबर होना चाहिए, उनके कोण भी बराबर होने चाहिए। और याद रखना कि जो सर्वांगसम होता है त्रिभुज, तो उसकी साइन जो होता है सर्वांगसम का, सर्वांगसम का जो साइन होता है वो ये होता है, ठीक है ना। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो याद रखना कि वहां पर 6 चीजें मिलती हैं। तो भुजाओं का रेशियो मिलता है 3 और उसके बाद उनके कोण का रेशियो मिलता है 3। तो इस वजह से दो सर्वांगसम त्रिभुज हो गए तो 6 चीजें मिल जाती हैं हमको उसके थ्रू, ठीक ना। यहाँ पर आपके सामने देखो लिखा हुआ है, देख सकते हो कि सर्वांगसम फिगर कौन सी होती है। अब आगे देखो, सर्वांगसमता आकार में यहाँ पर नियम कुछ होते हैं कि समान लंबाई वाले वर्ग, यानी जितने भी वर्ग होते हैं सभी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, और उनकी अगर लेंथ सेम है तो। और दूसरा आता है उनके जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उनकी भी लेंथ सेम है तो वो भी सर्वांगसम होंगे। समरूप आकृतियां यहाँ शुरू होता है। समरूप आकृति वो होती है जिनके आकार सेम हो लेकिन माप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों देखो एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो जो आकृति सिर्फ एक जैसे दिखती हैं वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं, और जिनकी हाइट वगैरह सब कुछ सेम होता है वो सर्वांगसम होता है। फिर मैंने यहाँ पर बताया कि समरूप आकृतियों का साइन ये होता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे साइन लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो सभी जो वर्ग होते हैं, सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास आकृति बनी हुई है, देखो सब छोटी बड़ी दिख रही है ना, ये एक बड़ा फिर छोटा, लेकिन तो ये आकृति समरूप है। अगर ये भी इसी के बराबर हो जाएगा तो सर्वांगसम का साइन लग जाएगा। यहाँ पर देखो सभी सर्वांगसम आकृतियां तो समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां का आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांगसम हो, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना कि जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। सर्वांगसम आकृति बताया ना कि उनके जो साइड्स का रेशियो, साइड्स जो होती हैं हमेशा बराबर होती हैं, उसी के संगत कोण भी उसी के संगत बराबर आएंगे। यानी अगर इसमें कोण की बात करोगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैंने त्रिभुज में लिया, अगर ये वाली साइड है तो इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, कोण भी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है ना। ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इससे ये जानकारियां मिलती हैं 6 रेशियो, दो साइड उठा लो, तो इधर की दो साइड तो शुरू की इधर तो दो साइड के बराबर, लास्ट की दो साइड तो लास्ट की दो साइड के बराबर, कोण अगर कोण ए है तो कोण इधर डी के बराबर, इधर बीच वाला कोण ले लो तो इधर वाला भी बीच वाला ही कोण लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आपको और भी चीजें देखो, यहाँ पर समरूप, समरूप का साइन मैंने बताया ये होता है, सर्वांगसम का साइन ये होता है। समरूप वही होते हैं, समरूप कोई भी चीज कब होगा, जब देखो समरूप होने के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि समरूप वो तभी होंगे यदि संगत कोण बराबर है। क्या है, यदि संगत कोण बराबर है तो वो हमारे समरूप होंगे, और साथ में उनकी भुजाओं का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। यानी भुजाओं का रेशियो कैसे, अगर मैं कह दूं ये 4 है, देखो ध्यान से, ये 4, ये 8, ये 5, ये 10, ये 6, ये 12, ये देखो मैं पूछूं क्या ये दोनों रेशियो में बराबर हैं, तो देखो AC अपान क्या करना पड़ेगा, तो AC अपान ये वाली साइड करना पड़ता है। AC कितना है 4 था, और अपान में DF कितना आया, तो DF 8 बराबर, AB निकालो, AB कितना है 6 है, और ये कितना है 12, और इधर आ जाओ BC कितना है 5, इधर से कितना है 10, काट लो इसको, तो देखो 4 दूनी 8, 1/2, यहाँ से 6 कम 6 दूनी 12, 5 कम 5 दूनी 10, 1/2, ये बराबर हो जाएगा 1/2 के, ये बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो देखो इनका साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, जिसकी वजह से भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो जाएगी। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। उम्मीद है कि सारा कुछ चीजें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन बहुत ही शानदार लाजवाब लगा होगा। बाकी चीजें जो बच रही हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक ना। कुछ चीजें और बची हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, फिर आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नया वाला। तो बस आज की इस वीडियो क्या करेंगे यहीं पे फिनिश। मिलेंगे आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए